हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज करियर वेव। और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं आपके साथ में। कारण उसके पीछे सिंपल सा है कि बहुत सारे कॉल्स आए स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन टिप्स को लेकर ही, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे करके बहुत सारे आपके समस्याएं रहे। सो विल बी कवरिंग एंटायर द थिंग्स वन बाय वन। तो एक बढ़िया सा एक जेन्युइन सा प्लान बना लिए हैं जो कि शायद आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। साथ में कुछ छोटी छोटी डाउट्स भी इसी में क्लियर है। दैट मींस दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सो दैट इट कुड बी मोर कंसाइज। ओके, तो मेन चीज जैसे आप देख रहे हो कि आईआईटीसी 2024 को टारगेट करके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है जिसमें प्रूवन मेथड्स। और दूसरी बात यह है कि इज इट लेट टू स्टार्ट? नहीं, अभी देर नहीं हुआ है, अभी बहुत सही समय है। दिस इज द टाइम टू गेट एनरोलमेंट्स, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट टेकिंग गाइडेंस एंड अवॉइड एडवाइजेस। यही वो समय है जहां आपके पास सारा कुछ रहेगा और क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उन सभी चीजों पर हम लोग बात कर रहे होंगे। ओके, सो पहली बात तो यह है कि समझना है कि एग्जाम है क्या, क्या होता है इसमें। एक ब्रीफ सा इंट्रो आप समझ लीजिए एग्जाम का। The thing is, the exam is actually of AIATC JEE, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्जाम, जो कि बशर्ते है क्या, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसमें देखने में तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब है। इसमें लगभग 1,08,000 के आसपास सीटीसी पर मंथ बनती है, यानी अमूमन 13 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग। इन हैंड सैलरी आपकी डिफर करती है बाई पोस्टिंग, कहां पे आपको पोस्टिंग मिल रही है। कहीं पे हो सकता है कि आप बहुत क्लोज हो लाख रुपए के, और कहीं हो सकता है 70 से 80 के बीच में आप अप्लाई करें। फिलहाल में बहुत जबरदस्त संभावनाएं इसमें रहती हैं। दिस वुड बी आवर 5th बैच, और हर एक बैच में, शुरुआत के बैचेस में 80%, 70%, 90% तक सिलेक्शन रहते थे। कारण ये था कि बहुत कम एनरोलमेंट आते थे, एज यूजुअल अभी भी वैसे ही है। और इस टाइम पे आपको पता होगा कि दैट वी क्रिएटेड अ हिस्ट्री दैट इज ऑफ ट्रेमेंडस सिलेक्शंस। लगभग 350 से ज्यादा बच्चों के अभी नाम और लिस्ट और उनके नंबर्स हैं। और कहीं ना कहीं तरीके से, किसी न किसी तरीके से वो लगभग, जब जितने तो लोग भी क्वालिफाइड हैं, लगभग कहीं ना कहीं से जुड़े ही रहे ही हैं, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो अगर कभी समय मिले जरूर आएं और विजिट करें दोस्त हुआ क्वालिफाइड। अभी वेटिंग है उनकी ज्वाइनिंग, पर उस पर भी थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे एंड तक। ओके, सो पहली बात तो ये हो गई क्या है एआईटीसी जॉब। देखो ये क्या है, एक तो पहली बात पीएसयू है। पीएसयू मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब इसमें क्या बात है कि इसका 100% स्टेक जो है वो अंडर सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। अब सिविल एविएशन के क्योंकि अंडर में पूरा का पूरा आता है, तो एक तरह से गवर्नमेंट हो जाता है। और इसकी सारी जो एक तरह से नीतिगत जो फैसले होते हैं वो सारे कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। इसमें कई सारे पार्टिसिपेंट भी होते हैं, जैसे डायरेक्ट कमीशन ऑफ पीएससीज यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री और साथ साथ में एविएशन मिनिस्ट्री। सारे के सारे एक साथ जब मिल करके फैसले लेते हैं तब जाकर कोई चीज फाइनल होता है। अभी हाल ही में आपने एक सर्कुलर देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ने उसमें कुछ डिसीजंस लिए हैं, जो कि हम लोगों ने एक वीडियो करा भी उस पर। तो एक तरह से आप समझ सकते हो अ जॉब लाइक अ गवर्नमेंट बट ऑफ बेटर नेचर, यानी एक गवर्नमेंट जॉब से कहीं ज्यादा बेहतर जॉब है। यानी गवर्नमेंट मतलब बाकी गवर्नमेंट की तुलना में एक तरह से पूरा गवर्नमेंट ही है, बट बाकी की तुलना में, फैसिलिटीज की तुलना में उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। बेहतर सपोर्ट, बेहतर सिक्योरिटी, बेहतर लाइफस्टाइल। तो डू सर्च फॉर AIATC ऑन यूट्यूब एंड यू विल बी गेटिंग अ लॉट मोर देन दैट, है ना। अब बात आती कौन इसे भर सकता है। तो पहली बात तो यह है कि कोई भी बच्चा जो बीएससी बीटेक करा हो और या बीई किया हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर किया है, अब इससे ज्यादा भी किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करा है वो भर सकता है। अब समस्या इसमें आ जाती है कि बीएससी वालों का क्या, बैचलर ऑफ साइंस, तो ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं, बशर्ते कुछ चीजें इसमें कॉमन है। इस पे पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिए। पहली चीज तो ये है कि आपकी रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। ये मतलब मैंडेटरी है कि रेगुलर आपने करी हो कोर्स, और फुल टाइम हो, पार्ट टाइम नहीं हो, फुल टाइम का एक रेगुलर कोर्स है। बल्कि इसका अंडरटेकिंग वो लेते हैं कॉलेज से लिखवा करके, तो आपको यूनिवर्सिटी से लिखवा करके लेके जाना होता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। मिल जाता है बहुत आसानी से, टेंशन एकदम मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, रेगुलर होनी चाहिए आपकी जो भी जॉब ये है, रेगुलर कोर्स रहे, मार्कशीट में आपके रेगुलर लिखा हो, ठीक है। किसी ओपन यूनिवर्सिटी का नहीं मांगते। दूसरी चीज क्या है कि यहां पे जोर रहता है फिजिक्स और मैथ्स पे। फिजिक्स एंड मैथ्स की, फिजिक्स और मैथ्स आपके किसी ना किसी सेमेस्टर में हो। लेकिन इसमें छोटी सी कैच है। कैच क्या है कि जब भी आप मैथ्स की बात करते हैं तो क्लियर हो जाता है कि भाई मैथ मतलब कुछ कैलकुलेशन होगा। इसमें स्टैटिस्टिक्स भी आ जाता है, इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, मतलब स्टैटिस्टिकल इकोनॉमी, डेटा एनालिसिस, जो इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस है, यानी जहां नंबर का गेम है वो मैथ का पार्ट होता है। दूसरा ऐसे फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स में जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, चिप्स वगैरह, ये सभी के सभी फिजिक्स के अंडर आते हैं। तो सपोज कर लीजिए आपने कोई ऐसा
प्लान चुना या ऐसा कोई ट्रेड चुना जिसमें आपके डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ नहीं मार्कशीट में कि दिस इज फिजिक्स या ऐसे मैथमेटिक्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल हमने पढ़ रखा है, तो ये सभी फिजिक्स के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिटरल एंट्री से गए रहते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं कहीं इधर उधर से किया उन्होंने बीएससी करा और उसमें फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो इसमें क्या करना होता है कि कॉलेज एक क्या करती है, आपको एक बोनाफाइड बना के देती है, अपना एक लेटर हेड पे बना करके देखते लिखती है कि दिस सब्जेक्ट कोड एंड दिस सब्जेक्ट्स, दीज आर सब्जेक्ट बिलोंग अंडर फिजिक्स, दीज आर सब्जेक्ट बिलोंग अंडर मैथमेटिक्स। मतलब ये साबित हो गया कि आपने फिजिक्स मैथ्स पढ़ रखी है। ठीक है, ये बच्चे करते हैं। और आमतौर पे अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है, मेन मुद्दा यही है कि अब उसको किस नाम से जाना जा रहा है डजंट मैटर, बशर्ते आपने पढ़ा है, दैट्स इट। तो ये चीज हो गई आपकी कि क्या आपकी एलिजिबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। दूसरी चीज क्राइटेरिया होती है एज की। तो एज का क्राइटेरिया क्या है? एज का क्राइटेरिया ये है कि अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो इन दोनों कैटेगरीज के लिए क्या है कि आप 27 ईयर्स से लेस होने चाहिए। 27 ईयर पूरा नहीं हुआ हो, ठीक है, 27 साल पूरा होने के बाद बात नहीं होगी, 27 साल से कम होना चाहिए, यानी 26 साल 11 माह 30 दिन हुआ हो, 31वां ना हो, मतलब वो मंथ पूरा ना हुआ हो। ओके, सो दैट्स इट। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि ओबीसीज के लिए क्या है? तो ओबीसीज के लिए 30 इयर्स तक आपको छूट रहती है, और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यही लिमिट बढ़ जाती है 32। और अगर आप देखेंगे कि वहां का अगर डिपार्टमेंटल कोई बेनिफिट है तो 10 साल तक कभी कोई रिलैक्सेशन मिल जाता है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को काफी और रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो बशर्ते ये आपका हो गया एज वाला क्राइटेरिया कि इस एज में अगर आप हैं, बिलोंग करते हैं, तो आप एलिजिबल रहेंगे। अब बात आती है कि सिलेबस क्या है। तो देखो ये है सिलेबस इसका। तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल करके दो सेगमेंट आते हैं, 60 नंबर का ये होता है, 60 ही नंबर का ये होता है। यानी फिजिक्स आएगी आपकी 30 मार्क्स की और मैथमेटिक्स आएगी 30 मार्क्स की, कुल 60 नंबर का हो गया। अगले 60 नंबर, यहां 40 गलती से लिखा गया, ये 60 है, ठीक है, 60 तभी तो 120 होगा। तो 60, बाकी के 60 क्वेश्चन में से अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15, जनरल एप्टीट्यूड के 15 और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, ओवरऑल में 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, 120 मार्क्स के, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। आमतौर पे आपको टारगेट करके चलना चाहिए 105, 110, 120 और 20 टारगेट कर लीजिए, इट्स अप टू यू। बस ध्यान रहे कि 50 नंबर लगभग नॉन टेक्निकल में और 50 से प्लस आपका टेक्निकल सेक्शन में अगर सिक्योर हो रहा है तो एक बेहतर उम्मीद बनती है। कट ऑफ की अगर बात करें तो अलग अलग ईयर्स में अलग अलग देखने को मिला। 2022 में जुलाई, जो 27 जुलाई को एग्जाम हुआ, उसकी जो कट ऑफ आई थी वो परसेंटाइल में आई थी, मतलब इतना ज्यादा कट ऑफ चला गया था। दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पेपर की पेपर का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उस हिसाब से कट ऑफ अप एंड डाउन होते रहते हैं। किसी जमाने में 60, 62, 65 पे भी सिलेक्शन हुआ है, कभी 72 पे हुआ है, कभी 89 पे, 86 पे भी हो गया आउट ऑफ 120, और कभी ऐसा भी हुआ है कि 103 पे भी सिलेक्शन हुआ है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि पेपर का कैसा लेवल रहेगा। अगर बाकी स्कोर करेंगे तो आप भी स्कोर कर रहे होंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पेपर एकदम हलवा सा आता है। आप उठा करके कोई पेपर उठा के देखेंगे तो बशर्ते आपको होनी चाहिए क्या चीज, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका बेटर हो, आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन बढ़िया हो, सिली मिस्टेक्स अगर नहीं होते हैं, यानी एक बेहतर मेंटर अगर आपको मिल जाए तो कुल मिला के सिलेक्शन हो जाता है। दैट मींस यू मस्ट हैव अ गाइड और प्रॉपर गाइड। ध्यान रहे कि आप कहीं भी सर्च करोगे तो आप देखोगे कि जो भी सिलेक्शन से कोई भी एक सिंगल पर्सन कहीं हमको नहीं दिखा, से मे भी हो सकता है बट मुझे नहीं दिखा, मैंने रिसर्च किया कि नो पर्सन हैज क्वालिफाइड फ्रॉम एनीवेयर एल्स, मतलब सेल्फ स्टडी से हो सकता है क्वालिफाई हुआ हो लेकिन कहीं से भी गाइडेंस लेकर के नहीं हो पाया। और कैरियर वेव का तो आपने देखा है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलेक्शन रहा इस बार, सभी ने देखा है, बढ़िया से देखा है, समझा भी है। हम आगे भी दिखाएंगे भी कुछ कैंडिडेट्स के भी चेहरे जो नए अभी आए हैं, मिले हैं। तो ध्यान रहे कि अगर आपको लगता है कि आपको एक गाइडेंस लेनी चाहिए तो दिस इज द राइट टाइम, यू शुड बी इनरोलिंग राइट नाउ। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेड डेट वगैरह पे आते हैं। नेक्स्ट चीज आती है कि और क्या क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहला होता है कि आप अपने सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को समझें, जो कि हमने बता दिया आपको। चूजिंग अ मेंटर और अ गाइड। तो मेंटर और गाइड में क्या होता है कि इधर यू चूज अ कोर्स कि जहां पे पता है कि भैया यही सेट है, यही पढ़ना, इतना पढ़ना, बात खत्म। जैसे हमारे कोर्सेज में क्या है कि जो कुछ भी है उतना ही है, उतने ही पढ़ने हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ सिंगल थिंग। आपको एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव नहीं लगाने हैं क्योंकि हम सारे लगवा डाले हैं, एग्जाम्पलर नहीं लगाने हैं क्योंकि हमने सारे लगवा डाले हैं, आपको और एक्स्ट्रा कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं करना है क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर डाले हैं। पर चैप्टर में हम लोग का टारगेट 120 क्वेश्चन पहले टाइम पे,
सेकंड रिवीजन में क्या करेंगे, फिर से 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड टाइम में आप बूस्टर सेशन में करोगे, फिर से 30-30 क्वेश्चन हर चैप्टर पे करोगे, 200 प्लस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पे। क्या चाहिए आपको, और इतना रिदमिक वे में होगा कि आपको पता नहीं चलेगा इतना सारा पढ़ा ले। जब बाद में बच्चा को याद आता इतना सारा है ना। आपसे हम प्रॉमिस करेंगे 250 घंटे, मिल रहा होगा आपको 600 घंटे। आप सोच रहे होंगे कि यार 250 बोल के 600 पढ़ा दिए, पता क्यों नहीं चला। दिक्कत वाली वहां बात नहीं है, दिक्कत यह है कि अगर आपको सही से इंटरेस्ट मिले, सही माहौल मिल जाए, सही एक कम्युनिटी मिल जाए, तो काम बन जाता है। और ये चीज चुनना आपका जिम्मेदारी है। आपको हम बता दें कि 50,000 60,000 की जैसे प्रोफेसर की जॉब होती है, यूपीएससी मान लीजिए आप डीएम बन गए, कितना सैलरी होती है, 70 से तो अंदर ही रहती है। आप उनकी इंस्टीट्यूट्स के फीस देखिए, लाखों में होते हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख देकर के लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे लाख रुपए के आसपास सैलरी मिल रही, लाख रुपए प्लस मिल रही। दैट मीन्स कि आपको सीरियसली लेना चाहिए। 100 200 300 चक्कर में अपना पैसा नहीं बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, एफर्ट बर्बाद हो रहा है, आपका मेंटल कैपेसिटी बर्बाद हो रहा है। वो आपको 300 700 500 1000 रुपए का कोर्स का लालच देंगे, आप जाओगे वहां पे, वो बड़े बड़े दावे करेंगे, लास्ट में आपको पता चलेगा यार हुआ ही नहीं, अब क्या करूं। तो उनका तो कुछ नहीं है, उन्होंने भाई पढ़ा दिया, आप पढ़ ही नहीं पाए, आपको सही माहौल नहीं मिल पाया, प्लस अपना आत्मविश्वास भी डाउन है। तो इन सब चीजों को लेकर के सजग रहना चाहिए कि पैसा वहां आप इन्वेस्ट करें, भले 10 रुपए ज्यादा रहे, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है, आपका सिलेक्शन मैटर करता है, आपकी सिलेक्शन मैटर करती है, प्रीमियमनेस मैटर करती है क्वालिटी का। चीप और घटिया प्रोडक्ट कभी भी आपको जिंदगी में सुकून नहीं देते। आप रोड वाले मार्केट से उठा के 50 रुपए का चप्पल ले आइए, 50 दिन नहीं चलता है, खलता है। वहीं अगर आपने 100 रुपए और लगा दिए होते उस चप्पल में, तो आप जिंदगी भर चप्पल चलाते, खुद भी चलते उस पर और लोगों पे भी चला लेते, है ना। कई सारे काम उसी चप्पल से निकल जाते, है ना। और हवाई जहाज में हवाई चप्पल का सैर कर भी लेते। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि थिंग्स आर नॉट कॉस्टलियर। बहुत ही मतलब प्रीमियम सेगमेंट में बहुत ही बेसिक प्राइसिंग में आपको हर चीज मिलती है, एकदम गाइडेंस मिलती है, बिना इधर उधर की बात किए मिलती है। यू शुड बी ऑप्टिंग इट फॉर। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्रिएटिंग स्टडी प्लान। एक स्टडी प्लान बहुत जरूरी होता है और ये डिपेंड करता है आप पर कि आप जॉब में हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मैं दोनों के लिए आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स। ये सब बना के हम देते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ चीजें करनी है, हम बताएंगे कैसे करेंगे। जैसे कोई बच्चे तो सेल्फ स्टडी वाले होंगे तो उनके लिए तो बेनिफिट हो ही जाएगा। नेक्स्ट थिंग, करंट अफेयर्स, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जीके का क्या करूं, जीके का क्या करूं। भाई साहब 4 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 4 क्वेश्चन के लिए आप इतना सारा पढ़ रहे होंगे और स्टिल यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 1 और 2 क्वेश्चन। अगर आपने सीजीएल दिया है, अपने पीसीएस दिया है, अपने आरओ दिया है, आपने कोई ऐसा नॉन टेक्निकल एग्जाम दिया है जो कि सिविल सर्विसेज का है, देन यू विल बी ग्रेट, है ना। आप सब पढ़िए, लेकिन अगर आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा है, डोंट स्टडी इट। अपना पूरा टाइम बर्बाद करना, आपको पढ़ना है इसको, लेकिन तब पढ़ना जब आपका बाकी कवर हो जाए पहले, क्योंकि इसमें पूरा दिन खपा देंगे, समय खपा देंगे, कोई कोर्स का सीमा नहीं है, और अंत में कर भी नहीं पाएंगे और फिर फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाएंगे कि यार कहीं से स्कोर नहीं हुआ, 60 भी नंबर नहीं बन रहा है। डू गेट इट? तो जीके जीएस लोग कह रहे हैं कि भाई पढ़ लो, डोंट वरी, गो फॉर देम। हम सीधे शुरुआत से ही कहते आए हैं आपको नहीं पढ़ना है ना। ऐसा कौन बताया कि नहीं पढ़ना, अगर निकालना है आपको निकालना है तो आप बाकी पढ़िए, जीके को छोड़ दीजिए, आप फोकस करिए करंट अफेयर्स पे। डेली 5 मिनट बस दीजिए करंट अफेयर्स को। ऐसे बस हमने एक बाइट डाल रखी है ऐप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाइए ऐसे स्वाइप करिए, डेली 10 क्वेश्चन देख लीजिए। और मंथली मैगजीन भी है, फ्री में अवेलेबल है ऐप पे, खोलिए और समरी पूरा पढ़ लीजिए, महीने का काम बन जाएगा। एक्स्ट्रा इधर उधर नाचने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, सुकून से पढ़िए, कूदिए नहीं कभी भी, और ना ग्रुपबाजी करिए, ग्रुप में बातें बड़ी बड़ी, सर लग रहा है वैकेंसी कैंसिल हो गई पिछली वाली। कौन बोला है आपसे, कोई जानता नहीं, और आपको भड़का रहे हैं। मतलब हम पिछले बच्चों की बात करें जो क्वालिफाइड हैं, उनके ग्रुप्स में कई कई बातें कि ये आ गया, वो आ गया, ऐसे हो गया, वैसा हो गया, कुछ नहीं हुआ है। सिंपल से कुछ प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं। हमने जितने लोगों ने कॉल भी किए थे उन लोग को, काफी लोगों को समझाया था। ओके, उस पर एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। खैर, इंप्रूविंग इंग्लिश वोकैब रेगुलरली, ये चीज आपको रेगुलरली कैसे करनी है। प्रैक्टिस पेपर्स यानी सेक्शनल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे लगाने हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम रिसोर्सेज, ये कैसे काम करेंगे। और हेल्थ और पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी, ये कैसे रोल प्ले करता है, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, पहले तो समझ लीजिए कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, फिर सिलेक्शन मिल जाता है। तो कुल मिला के आपका जो गेम है वो बस एक पेपर का है, दैट इज सीबीटी 1, जिसको हमने आपको समझाया। इसके बाद में क्या होता है, उसका आंसर की आता है, फिर पहली डीवी लिस्ट आ जाती है, मतलब उसके बाद में ऑब्जेक्शन का टाइम रहता है ऑफ कोर्स, फिर डीवी लिस्ट आ जाती है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसी दिन ये सारी चीजें, ये यहां तक की चीजें आ जाती हैं। डीवी होगी आपकी, बहुत लीनियंसी, बहुत, मतलब अगर आपने कोई चोरी नहीं की, उल्टा पल्टा काम करके नहीं गए हो, हम बता रहे हैं कि ऐसा लगेगा कि कैसे समाज में आए, इतने लोग सपोर्टिव होते हैं। दे सपोर्ट ऑन दैट लेवल, इन्वॉल्वमेंट आपको जबरदस्त मिलता है, बात ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा आपका, वहीं पे वॉइस टेस्ट होगा। वॉइस टेस्ट में मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, इतने सालों का, 5-6 5वां बैच है ये। दैट मीन्स कि वॉइस टेस्ट में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई डिपार्ट होता है,
और वो भी गलती उसी की रहती है। अगर कभी कुछ गलती भी होती है तब भी वहां पे एग्जामिनर जो होता है आपको दोबारा मौका देते हैं कि एक बार और कोशिश करिए। बहुत इजी सा टेस्ट होता है ना। तो इस पे भी साइको एक्टिव सब्सटेंसेस में यूरिन सैंपल वगैरह लेते हैं, चेक करते हैं कि कहीं आप गांजा, भांग, नशेड़ी, चरस, है ना, ये सब marijuana ये सब ना खाते पीते हो, नहीं तो पता लगा आप बैठे बैठे वहीं प्लेन उड़ा दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सिक्योरिटी का मसला है, इसीलिए साइको एक्टिव सब्सटेंस का एक टेस्ट किया जाता है, वहीं सैंपल ले लेते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है साइकोमेट्री टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन, ऐसे शीट आपको मिलेगी वहीं टाइम उसी टाइम पे, सब 2-3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर प्रोसीजर, उसी सेम डे पे सब कुछ हो जाता है। ठीक है, आप डीवी कराने जाएंगे बस अपना लगेगा कि डीवी ही हो रहा है, बाकी आपको पता नहीं चलेगा कब क्या सब सारा हो गया। साइकोमेट्री में कुछ ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं उसमें, जैसे कहीं आप ज्यादा सोते हैं क्या, आप उल्टा पलटा विरोध करते हैं क्या, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो एक ऑनेस्ट ओपिनियन वहां पे दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप अलाइन करें। एक जनरल क्वेश्चन रहते हैं, एक साइकोलॉजिकल जनरल क्वेश्चन रहते हैं, मतलब वो करने रहते हैं। फिर आता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, पहले से ही मेडिकल टेस्ट अपना रिपोर्ट लेकर के जाना होता है। उस पर एक सेपरेट वीडियो डिमांडेड है और उस पर बनाना भी पड़ेगा, ताकि आप समझ पाए कि आंखों में क्या हो, कैसे हो, क्या नहीं है। सारा कुछ बना हुआ है, एकदम बेहतरीन उन्होंने दिया था। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या स्टैंडर्ड है। फिर फाइनलिस्ट आती है, पुलिस वेरिफिकेशन होके ऑफर लेटर, और फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, ये एंड होता है 7 पे, शिफ्ट के साथ दबाना होता है। तो ये चीज हो गई, हमने पेपर पैटर्न समझ लिया। अब देखो, क्रिएट ए स्टडी प्लान। स्टडी प्लान आपका कैसा होना चाहिए? तो पहली बात तो ये, अगर आप बेरोजगार हैं, घर पे बैठे हुए हैं, सबका दिमाग खा रहे हैं और लोग जो आपको देख देख के चिढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो वहां से हट के अदृश्य होइए। दैट मीन्स यू शुडंट बी देयर वेयर यू आर नॉट रिस्पेक्टेड। और एक रोजगार विहीन व्यक्ति का इज्जत उज्जत कुछ होता नहीं। अगर कोई इज्जत दे रहा है, इसका मतलब बस इतना सा है कि आपका मजाक बना रहा है, कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। सो यू शुडंट गेट रेस्पेक्टेड एज वेल, है ना। जब तक चोट नहीं पड़ती तब तक समझ में नहीं आता, और चोट मारने के लिए पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी। तो ध्यान रहे कि अगर आपकी अटेम्प्ट्स बर्बाद हुए हैं, काफी समय निकला है, तो इज्जत उज्जत कहीं नहीं है। पहले तो वहां पे वो नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर हल्का सा हटिए, या कमरे से निकलना छोड़ दीजिए। सुबह शाम निकलिए। सारे लोग जो प्रपंच वाले होते हैं सुबह और शाम में नहीं दिखाई देंगे, सुबह तो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। सुबह उठ के काम अपना कर लीजिए, बाहर टहल वहल लीजिए, घूम लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, बट उनसे दूरी बनाइए। फोन से पूरी दूरी बनाइए। हर कोई जिंदगी में परेशान है, लेकिन इंस्टाग्राम और रील ऐसे बना रहा है, लग रहा है क्या हासिल कर लिया, तो उन सबसे दूरी बनाइए। स्टेटस तो कसम खा लीजिए किसी का देखूंगा नहीं। स्टेटस तब देखूंगा जब अपना स्टेटस लायक हो जाएगा। डू यू गेट इट? तो अपना स्टेटस पहले स्टेटस दिखाने लायक बना लीजिए। ठीक है, फिर अपना जब स्टेटस लगाइएगा फिर सबका देखिएगा। ठीक है, और लगे कि दुनिया अभी बहुत पीछे रह गई, आप ज्यादा आगे निकल गए हो, तो स्टेटस लगाना छोड़ दीजिएगा, बाकी लोग का देखिएगा। ठीक है, आपको प्रूव करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, प्रूव तो वो करते हैं जिनको जरूरत होती है अप्रिशिएशन की। तो ध्यान रहे कि अगर ऐसे में है तो आपको बहुत बड़ा प्लानिंग नहीं करनी है, 4 घंटे के आसपास में आपको प्लानिंग करनी है। समय बहुत ज्यादा है तो टेंशन नहीं लेना है। फिर अलग लेवल का टेंशन है, समझ रहे हैं, नेगेटिविटी है। किताब लेके बैठने से पढ़ाई नहीं होती, जेन्युइन तरीके से बैठने पे, प्लान तरीके से करने पर तब पढ़ाई होती है। तो ध्यान रहे कि आपका दिन एकदम बढ़िया से प्रॉपरली प्लान्ड हो। प्रॉपरली प्लान्ड क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, दिन भर घर पे पड़े हुए हैं, तो इसमें कुछ चीजें करिए। जैसे फॉर एग्जांपल यू शुड बी लर्निंग सम स्किल्स। अब स्किल क्या लर्न करेंगे आप? स्किल में जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम दे करके 1-1.5 घंटे का आपने क्या किया, एआई टूल्स पे कुछ वर्क कर लिया, आपने कुछ इधर उधर का काम छोटा मोटा देख लिया, कुछ आपने फ्रीलांसिंग वाले काम देख लिए। ये सब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको गरीबी है, गरीबी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही सारी चीजें आपके स्किल्स जब इंप्रूव होते हैं ना, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है, कुछ पा लेने की खुशी आती है, और वही चीज की जरूरत होती है उस टाइम पे। पढ़ाई करोगे तो जाहिर सी बात उसका टेस्ट दोगे, टेस्ट में देखोगे कि भाई 20 नंबर का टेस्ट था, आया 5 ही नंबर, फिर नेगेटिव हो जाओगे। तो पढ़ाई वाला कंप्लीशमेंट अभी नहीं आएगा, वो 3 महीना जब आप मेहनत कर लोगे तब वो कंप्लीशमेंट दिखेगा। लेकिन अभी जो अगर चाहिए आपको तुरंत का तुरंत, तो आपको ट्रिक्स एंड टिप्स सीखने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीजें, फोटोग्राफी के स्किल, वीडियो एडिटिंग स्किल्स, ऐसे करके 1 घंटे दीजिए बस, बीच बीच में दीजिए। जैसे आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर अपना मूड फ्रेश करने के लिए आपने छोटा सा लैपटॉप पे बैठ के अपना काम कर लिया, मोबाइल एडिटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। भाई ऑनलाइन कोर्सेज आप कर रहे होगे तो इसका मतलब मोबाइल या लैपटॉप तो है ही, उसी में छोटे छोटे टूल्स, है ना। कैनवा पे आपने काम कर ली, सीख ली छोटी छोटी चीजें कि यार क्या ग्राफिक्स बनता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। क्यूरियस माइंड यानी क्यूरियोसिटी जो मर गई है उसको दोबारा से रिवाइव करना है। और आपको कोशिश करनी है कि 4 घंटे के आसपास में, 4 से 6 घंटे मैक्सिमम, इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी। कि एक दिन आपने 18 घंटे पढ़ ली, अगले दिन से किताब ही नहीं उठ रहा है, फिर 1 महीने बाद याद आया, फिर देख रहे हैं जमाना निकल गया, आप अकेले बैठे हो, फिर डिप्रेशन, मेरे से नहीं होगा सर, क्या करूं मैं, बताइए सर क्या करूं मैं। तो इससे काम नहीं बनेगा। ध्यान रहे कि 4 ही घंटे सही, पर रेगुलरली अगर होगा तो सही है। 2 दिन पढ़िए, 3 दिन पढ़िए, फिर उठिए, फिर सोचिए बैठ के कि आपने क्या किया, जिंदगी का आपका समय कहाँ जा रहा है। वॉच योर रूटीन। मोबाइल में आपके पढ़ाई के अलावा, जैसे मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हो अलग बात है, अदरवाइज में आपका 1 घंटा, जो कि बहुत ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन आप कभी देखना एक वॉच टाइमर, स्क्रीन टाइम कोई ऐप डाउनलोड करके, तो आप पाओगे 6 घंटे 7 घंटे फर्जी का आप टाइम बर्बाद कर रहे हो मोबाइल फोन पे।
तो कोशिश करना है कि आप अपना रूटीन रोज एनालाइज करें और कोशिश करें कि आपका मोबाइल वॉच स्क्रीन टाइम अदर देन स्टडिंग क्या हो 1 घंटे के अंदर आ जाए, बल्कि आधे घंटे के अंदर आ जाए और बढ़िया है, लेकिन 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। अगर 1 घंटे से ऊपर है, मैं गारंटी ले रहा हूं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, अदरवाइज अदर देन पढ़ाई अगर 1 घंटे से ज्यादा आपका मोबाइल पीरियड टाइम है, गारंटीड है, आप लिख कर ले लो, कितनों बड़े तेज तुर्रम खां हो आप। रीजन कि आपसे सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी, छोटी छोटी हो जाएगी, दिमाग की रिटेंटिविटी कम हो जाती है। रील्स जो आ रहे हैं ना, ये रिटेंशन टाइम आपका खत्म कर दे रहे हैं, आप नहीं पढ़ पाओगे। डू गेट इट? नेक्स्ट देखिए, 2 से 3 घंटे का आपको टेक्निकल पे फोकस करना है डेली। करे आप कहोगे सर 4 ही में 3 इधर चला गया, नॉन टेक कब पढ़ूंगा? बता रहे हैं उसको भी, बल्कि रूटीन अभी आपको दे रहे हैं कि कैसे करना कैसे है। और 1 से 2 घंटे आपको नॉन टेक्निकल पे देना है। अब 4 में अगर ये सब ये आइडिया लगाओगे तो पहुंच जा रहा है ज्यादा, 3 2 5 घंटे पहुंच जा रहे हैं। हमने तो कहा आपसे 4 घंटे, तो कोई बात नहीं, 4+ लिखा हुआ है। तो अगर 4 तो एग्जैक्ट चाहिए ही चाहिए, प्लस अगर हो जाए 1 घंटा तो बहुत है। अदरवाइज में टेंशन अभी नहीं लेना है। जब एग्जाम टाइम आ रहा होगा तो आपको 6 घंटे देने होंगे, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा पढ़ने वालों का नहीं होता, हम बता दें आपको, सही से पढ़ने वालों का होता है, सचमुच के पढ़ने वालों का होता है। बेवजह किताब लेके बैठने से नहीं होता कि टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, घड़ी देख रहे हैं, 3 हुआ अभी 2 ही घंटा हुआ, अभी इतना देर बैठना है, इस तरीके से नहीं होता। मैं देखता हूँ ना, तब बता रहा हूँ आपको। वॉच योर क्लोज सर्कल, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। अपने स्पाउस को देखिए, अपने बच्चों को देखिए अगर हैं तो, है ना, अपने असली वाले। या फिर ध्यान रखें कि अगर आपके आसपास के जो 3 4 मित्र हैं उनको देख लीजिए, वो अगर मोटिवेटिंग टाइप के हैं ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। दोस्ती वोस्ती देखो, बात ये है कि जब आप अगर आप किसी के काम आने लायक हैं तो आपकी कदर है, नहीं आने लायक है तो कोई कदर उधर होती नहीं दुनिया में। तो कोशिश करिए पहले अपनी लेवल कुछ वैल्यू बना लीजिए, ताकि आप किसी के लायक, किसी के काम के लायक हो पाए। जब तक आप किसी के काम लायक है नहीं, तब तक आप लोकोपयोगी है नहीं, तब तक आपकी कोई कदर नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? फैमिली भी एक टाइम तक आपको सपोर्ट करेगी, उसके बाद फैमिली आपको देख के खुद निराश होने लग जाएगी। तो ऐसे जीवन में मत पालिए, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, अकेले रहिए। पॉजिटिव रहने के लिए कोई और तरीका अपना लीजिए, स्किल सेट इंप्रूवमेंट, क्रिएटिविटी स्किल, है ना, कुछ हॉबीज अपने डेवलप कर लीजिए। पर दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल नेगेटिव वाले खास करके दूर कर दिए। हम बता रहे हैं, अगर आपके 10 दोस्त होंगे उसमें एक शायद पॉजिटिव हो, बाकी सब या तो कुड़ रहे होंगे, या तो जल रहे होंगे, या तो अपनी जिंदगी में खुद परेशान होंगे। ठीक है, तो पहले मजबूत कंधा कर लीजिए, फिर कंधा दीजिएगा संभालने के लिए। और सेकेंडली, अगर स्पाउस कोई है ना, जहां पे आपका व्हाट्सएप पे टाइम जा रहा है, कॉल पे टाइम जा रहा है, बच जाइए आप। तब उनके काम तो तभी आ पाएंगे जब आपके पास जॉब होगा, अदरवाइज आप किसी काम लायक रह नहीं जाएंगे। तो कोशिश करिए कि अपने क्लोज सर्कल को बहुत तेज ऑब्जर्व करके और उसको निपटा दीजिए, धीरे से साइड कर दीजिए, साइड लाइन कर दीजिए। पता ना लगे किसी को, एक ड्रास्टिक नहीं, बहुत धीरे धीरे करके, व्यस्त हो रहा हूँ, व्यस्त हो रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, इस तरीके से माहौल बना करके बिना किसी को हर्ट या तकलीफ किए समय अपना अपने पास लाइए। 1 1.5 घंटे अगर हो पाए तो, ही मैंने बताया ना, 1 घंटे स्क्रीन टाइम, तो उसी में सबको निपटाइए। ठीक है, अवॉइड ड्रामा। कहीं पे भी अगर आपकी एक बार लड़ाई हो गई चलता है, 2 बार हो गई चलता है, अगर 2 बार से ज्यादा वही चीज हो रही है, ठीक है, तो वो डायलॉग पुराना है, क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि जब बार बार आपको अपमानित होना पड़ रहा है और आप बार बार वहीं खड़े हो रहे हैं, तो उस गलती उस व्यक्ति की नहीं, आपकी है। तो ड्रामा वाले लोग, बेवजह के बवाल करने वाले लोग, जो बात बात में चढ़ने वाले लोग, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। बहुत ज्यादा उठा पटक करने वाले लोग, चिल्लाने वाले लोग, मोटिवेट करने वाले लोग, दहाड़ दहाड़ के मोटिवेशन करने वाले लोग, ऐसे लोगों से दूर होइए। है ना, सत्य को कभी जरूरत नहीं होती चीखने की, वो सिंपल रहेगा, हम्बल रहेगा, आपको ज्यादा वैल्यू देके जाएगा। तो कोशिश करिए ड्रामेटिक लोगों से, ड्रामास से, चाहे घरेलू ड्रामा क्यों ना हो, अवॉइड कर दीजिए। जवाब देने से बचिए किसी का, वैसे भी आपके जवाब की कदर तो कोई है नहीं, तो क्यों जवाब ही देना। डू गेट इट? कोई कुछ आपसे बोलेगा, आप सफाई दो, कोई मानेगा तो है नहीं, चिढ़ के और ऊपर से जाएगा, फिर अगले दिन सुनाएगा। तो जब जवाब की आपकी वैल्यू नहीं, तो जवाब देने से बचिए, बेवजह बोलने से बचिए। बोलना तब शुरू करिएगा जब लोग सुने आपकी बात, ठीक है, और तभी सुनेंगे जब आपके पास एक अच्छी सी लाइफ होगी, जबरदस्त लाइफ होगी, और जगह वो लीजिए जहां से उस लाइफ मिल पाए। ओके, अब देखो कैसे प्लान करते हैं। देखो ये एक शेड्यूल हमने बनाया है, इसको थोड़ा सा गौर करना, चाहे आप जॉब में हो या सेल्फ स्टडी करो, दोनों में काम करेगा, या फिर आप कोर्सेज में हो। मेनली देखो कोर्सेज जॉब के हिसाब से ही हैं, बच्चे ज्यादातर जॉब वाले ही हैं। तो कोशिश क्या करनी है आपको कि अपना शेड्यूल सेट करके इस तरह से करना है कि आपको 4 से 5 घंटे निकाल लें। अब मान लो 4 तो निकल ही जाएंगे, कैसे निकलेंगे? मॉर्निंग का रूटीन आपका मैं बता रहा हूँ कि सही कर लो आप। हर हाल में 5 बजे उठना ही उठना है। अगर आप बेरोजगार हो तो समझ लो कि आपकी नौकरी लग गई है, और नौकरी में लगने के बाद 8 घंटे आप देते हैं ना वहां पे, तो मान लो जॉब लग गई है और वही 8 घंटे का आप जॉब कर रहे हो, आखिर अभी नहीं समय निकाल पा रहे हो, तब कैसे निकालोगे वहां पे? तो वो 8 घंटे आप निकाल लो, उसी में अपना खाना पीना, खेलना कूदना, स्किल सेट, पढ़ाई लिखाई सब उसी में एडजस्ट कर लो। बाकी टाइम अपना चाहे जो करना, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा कोई चीज ना करना जो आपके दिमाग को टच करे, है ना, दिमाग डिस्टर्ब रहे, दिमाग खींचे, वैसी चीज नहीं। और अगर आप जॉब में हो तो आपको क्या करना है, लंच टाइम में, जो ये आपको 15-15 मिनट दिख रहा है, ये आपका जो दिन में लंच टाइम होता है, उस टाइम पे आपको करना है। बता रहे हैं एसेंशियल क्या है।
और बाकी चीजें जो हैं वो आप मॉर्निंग में 1 घंटे आप निकालोगे। कैसे? आपने 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, मैक्सिमम 6 बजे के ऊपर उठोगे अगर, तो फिर और जॉब में हो तो मतलब फिर दूसरी गलती नहीं है, आपकी है। तो कोशिश करें कि 5 सवा 5 तक उठ जाएं, फ्रेश हो लें, नहा धो लें, एक्सरसाइज वाइज कर लें, थोड़ा टहल वहल आएं आसपास में, विटामिन डी ले लें भरपूर, है ना, धूप वूप लेकर के खूब बेहतरीन सा। और सुबह सुबह एक बेहतरीन न्यूट्रिशियस कोई बढ़िया डाइट ले लें। न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब चने खा लें अगर गरीब है ना। अगर बहुत ज्यादा अमीर है तो ओट्स ले आए, है ना। बहुत उससे ज्यादा है तो पिज्जा उज्जा खाने से बचें, ठीक है। पैसा दान कराएं लेकिन सुकून ज्यादा मिल जाएगा। तो कोशिश ये करें कि आप एक हेल्दी डाइट सुबह में ले लें और उसके बाद में आपको 1 से 1.5 घंटे निकाल लें मॉर्निंग में। 1 से 1.5 घंटे आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 6:30 तक बैठ जाएंगे, 6:30 से 7:30 आराम से निकाल लेंगे। कोई भी ऑफिस आप जाते होगे 8 के बाद ही तैयार वायर आप हो चुके हो, नहा चुके हो, फ्रेश हो चुके हो, सब हो गया, पढ़ भी लियो, दिमाग भी पूरा जगा हुआ है, भौकाल बन जाएगा। आप ऑफिस जाओगे और चमकते हुए जाओगे, मुस्कुराते हुए, क्योंकि आपके पास में क्या होगा, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि मैंने आज कुछ करा है, कुछ पढ़ा है। तो वो 1-1.5 घंटे आपको डेली सुबह में निकालने हैं। फिर लंच टाइम पे आप 15 मिनट ये वाला एडजस्ट करोगे। फिर जब वहां से आओगे आप 1 घंटे आराम करना, 6 बजे आ रहे हो, 7 बजे आ रहे हो, डजंट मैटर, जब भी आ रहे हो 1 घंटे आपको आराम चाहिए। फिर उसके बाद में कुछ देर के लिए होता ना गप्पे लड़ाना, कहीं फोन ऑन करके थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 घंटे निकालने हैं। जैसे 1 से 1.5 घंटा सुबह निकाले हो तो 3 घंटे और शाम को आपको चाहिए। अब 3 घंटे आप 8 से 11 कर लो, या फिर आप 7 से 10 तक कर लो, ऐसे करके। और उसके बाद में पढ़ाई वढ़ाई करके थोड़ा टहल वहल के भोजन करके आप सो जाइए। कोशिश करिए कॉम्प्रोमाइज कहीं भी कर लीजिए, पर नींद से कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। 24 घंटे में से अगर 8 घंटे सोते हो ना, तब भी 16 घंटे हैं। 16 घंटे में झंडे गाड़ो जो गाड़ना है, उस 8 घंटे को टैकल मत करो, ठीक है। नींद जरूरी है, भोजन जरूरी है, हेल्थ जरूरी है। और जो आपसे कहे कि 4 घंटा सोने से काम बन जाता है, उसको कहने दो, उसको करने दो। हेल्थ आपकी ही सब कुछ है और कुछ है वे नहीं। तो आपके 6 से 7 घंटे तो मिनिमम चाहिए स्लीप। बाकी अगर आपका बहुत फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला लाइफ है, तो 8 घंटे सोना जरूरी है। 16 घंटे काम करते हो ना, 16 घंटे कर लेना। 4-6 घंटे घुमा दोगे तब भी 12 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे ज्यादा थोड़ी पढ़ लोगे। तो उसमें एडजस्ट करना, उस 16 आवर्स में से तूफान लगाओ जो उड़ाना है, इसी 8 घंटे को कहीं टच करना है। कोशिश करना है मिनिमम 6 to 7 आवर्स आपको स्लीप चाहिए। बाकी मेरी सलाह मानो, 8 घंटे सोओगे, ना दिल की परेशानी रहेगी, ना स्ट्रेस रहेगा, ना ज्यादा गर्मी लगेगी, ना किसी की बात चुभेगी। नहीं तो बात बात पे लड़ाई होगी, जो ही पढ़ रहे हो सब भूलेगा। सो नहीं रहे हो तो रिटेंटिविटी कुछ रहे ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन, फिर अगेन फ्रस्ट्रेशन, फिर वो फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, फिर उसका एग्जाम नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप फील्ड से आउट हो चुके होगे या हॉस्पिटलाइज हो चुके होगे। तो सिलेक्शन लेके वहां जाना है, उधर नहीं जाना हॉस्पिटल की तरफ, इधर जाना है ना, ऑफिस की तरफ आपको जाना है। तो दैट मीन्स कि आप ऐसा कदम बढ़ाएं जिससे आप सिलेक्शन में जाए, हॉस्पिटल में नहीं, ठीक है। अब शाम का 3 घंटे आपने मैनेज कर लिया, तो शाम में 3 घंटे, सुबह में 1 से 1.5 घंटे, बस काम बन गया। शाम में 2 हो पा रहे हैं, सुबह 1.5 हो पा रहा है, तब भी 3.5 घंटा हो गया, तब भी काम बन जाएगा, है ना। बीच में संडे की छुट्टी मिलेगी, संडे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आउटपुट किया जाएगा, वर्क किया जाएगा। अब देखो कैसे काम हमने बनाया है इसमें, देखो 1.5 घंटे लगभग आपको मैथ्स को डेली वाइज में देना ही देना है फॉर श्योर। और 1 घंटे आपको डेली के डेली फिजिक्स को देना है। अब ये डिफर कर सकता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 दिन फिजिक्स पढ़ लिए, 3 दिन हफ्ते में फिजिक्स पढ़ते हैं, 3 दिन मैथ्स पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, इट्स अप टू यू, जैसा आपको लगे ठीक। फिलहाल में ध्यान रखिए, अगर इसको पूरा जोड़ेंगे तो आपका 6 से 7 घंटे आपको फिजिक्स बनना चाहिए। 6 घंटे देखो बन रहा है, तो 6 घंटे आपका वीक में फिजिक्स बनना चाहिए फॉर अ सिंगल चैप्टर, ठीक है। कोशिश करें 1.5 चैप्टर पढ़ना होगा तो समय आपको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। और मैथमेटिक्स के लिए अगर आप देखोगे तो करीब 9 घंटे दिखा रहा है, लेकिन 9 नहीं, लगभग वो 7 घंटे, 7.5 घंटे आपको मैथमेटिक्स को हफ्ते में देना है, ठीक है। ये तो गया टेक्निकल का पार्ट। अब नॉन टेक्निकल में अगर आओगे तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें हमने लिख दी हैं जो फ्रेशर है उनके लिए। बाकी अगर आपके पास थोड़ा सा बेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई नॉन टेक दिया है, इन दैट केस आपको क्या करना है कि जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना, रीजनिंग वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना है कि आप 25 क्वेश्चंस का सेट ले लीजिए। मतलब प्रीवियस ईयर सीजीएल ले लीजिए, पेपर कोई भी, अपने ऐप पे बहुत सारी हैं फ्री में, तो उसको डाउनलोड करिए और उसमें क्या करिए, पहले रीजनिंग वाला अटेम्प्ट करिए, फिर इंग्लिश वाला अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर एप्टी वाला अटेम्प्ट कर लीजिए। 2 से 3 दिन करिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आता क्या है क्या नहीं आता है। जैसे आपने अगर पढ़ा है तब की बात हम कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं इस ट्रिक का। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, तो आप क्या करो, पहले 25-25 क्वेश्चन करके देखो, तो आपको लगेगा यार 16 में पा रहा हूँ, 12 पा रहा हूँ, कितना पा रहा हूँ, वो दिखेगा आपको। फिर उसमें देखना है कि कौन कौन से एरियाज अपने बार बार 3 बार सही हुए, कौन कौन से एरियाज एक आध बार सही हुए, कौन कौन से एरिया कभी नहीं सही हुए। तो जो कभी नहीं शुरू हुए सही हुए उन्हीं शुरू कर लो, उसी चैप्टर को पहले ढंग से कवर कर लो। तो आप पाओगे करीब 6 से 7 चैप्टर, लगभग 6 चैप्टर रीजनिंग के, और एप्टीट्यूड में कुल 8 चैप्टर हैं। एप्टीट्यूड इसमें है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, रीजनिंग ज्यादा हो गया, हमको लग रहा 2 एप्टीट्यूड हैं बीच वाले। तो एप्टी वाला जो है ना, एप्टीट्यूड वाला जो ये पार्ट है, तो एप्टीट्यूड वाले पार्ट में क्या है, 8 चैप्टर लगभग ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं।
मतलब 15 में से 12 वहीं से आएंगे, बाकी 3 क्वेश्चन घूम फिर के दुनिया भर का क्षेत्र तय करके आएंगे। तो पहले उन 8 चैप्टर्स को कवर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप इंग्लिश पे आ जाइए। अब इंग्लिश देखो आपकी ऐसे नहीं तैयार होगी कि आपने सोचा एक दिन कल से पढ़ूंगा फिर परसों तैयार हो गया, ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश इज अ टाइम टेकिंग गेम। आप 5 वर्ड डेली उठाइए, 5 शब्द केवल। उन 5 शब्द के 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम, समानार्थी और विलोमार्थक, दोनों के दोनों आप लिखिए। तो 15 वर्ड हो गए। डेली यही करना है, सुबह सुबह उठते ही 15 मिनट या लंच टाइम पे 15 मिनट आपका जो देना है, ये वाला काम करना है। इस काम में क्या है कि आप 15 वर्ड आपके पास में डेली देखना है। याद हो गया ठीक है, नहीं याद हो रहा तब भी कोई बात नहीं, 3-4 बार दिन भर में देख दो, नजर के सामने से गुजर जाए बस। हम तो कहते हैं लिख करके उसको इसके स्क्रीनशॉट लेना, मतलब उसको फोटो खींचना, मोबाइल में वॉलपेपर लगा देना। और जो वॉलपेपर होता है उस पर ज्यादा तामझाम नहीं, खाली घड़ी होनी चाहिए। किसी के फोन पे होम स्क्रीन पर घड़ी के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा बवाल आपने रखा है तो जैसे आपकी वहां उलझी जिंदगी है वैसी जिंदगी आपकी अपनी उलझी रहेगी। रीजन ये है कि आप दिन भर वही देख रहे हो, ठीक है। तो वहीं से ढंग से लिख करके, बढ़िया फॉर्मेट में लिख करके वॉलपेपर लगाओ, और होम स्क्रीन रहेगा, ब्लैंक पूरा रहेगा, घड़ी बस है, कुछ छुप नहीं रहा है, बढ़िया देख रहे हो। घड़ी की ट्रांसपेरेंसी कम कर लेना है, घड़ी भी हटा देना, दूसरे वाले स्क्रीन पे कर लेना। मतलब होम स्क्रीन पूरा खाली है, जैसे फोन उठा रहे हो तुरंत वही दिख रहा है, तुरंत वही दिख रहा है। आप पढ़ भी नहीं रहे हो तब भी सबकॉन्शियसली हिट कर रहा है, एग्जाम में आएगा सही होगा। बस समझ पा रहे हैं। अब ऐसे 15-15 वर्ड अगर आप करोगे, 450 वर्ड एक महीने में होंगे, 2 महीने में 900 वर्ड। आपको बता दें 1000 से ज्यादा वर्ड ही नहीं, जो ढंग के 300 वर्ड की हमने एक वोकैब लिस्ट दी हुई है, वो उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, 3 आपको आइडियम या फ्रेजेस कोई भी जो आपको सुविधा लगे उठाने हैं डेली वाइज में, ठीक है। तीसरा, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जब भी आपको सुविधा लगे, एक आपको पैराग्राफ उठाना है, अनसीन पैसेज, उसको सॉल्व करना है। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसे करते रहना, मतलब जो रूटीन है, जो सिलेबस है अपना, जो पढ़ाई लिखाई चल रही कोर्स वाली, वो उसको छोड़ करके। तो आप क्या करेंगे, पैसेज वाला, वोकैब वाला, आइडियम फ्रेजेस वाला, ये 3 चीज आप रेगुलरली करेंगे। इसके साथ साथ में 10 मिनट का 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स वाले देते हैं वो भी। ये सारा काम ताम तिमड़ा जो है वो 15 मिनट में आपका डेली का डेली होना चाहिए, नजर के सामने से जाए। दैट्स इट। वही वोकैब लिखने में जो टाइम लग जाए, आइडियम फ्रेजेस लिखने में जो टाइम लग जाए, वही टाइम लगना है। बाकी सब में टाइम तो लगना है नहीं है। कहीं बैठे हो, सुबह फ्रेश होने बैठे हो, मोबाइल चला लो, उल्टा पल्टा चलाते हो, कम से कम कुछ का पढ़ने वाला ही चला लो, कुछ नहीं होता, पढ़ना चाहिए बस, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका क्या हो गया कि इंग्लिश बेहतरीन रहेगी। बाकी जो सिलेबस वाला पार्ट है वो तो आपको सिखाया ही जाएगा, कहीं भी पढ़ोगे सिखाया ही जाएगा, खुद से पढ़ोगे तब भी सीखने में आ जाएगा। लेकिन ये पढ़ने पे सीखने में एक दिन में नहीं आने वाला है, 1 महीने में। जब दिमाग अभी शांत है, अभी ही करना है, अभी से शुरू करना है, ओके। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड कवर देम फर्स्ट। तो आइडेंटिफाइंग द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो पहले पहले हम देखते हैं फिजिक्स में, बताइए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए अभी शुरुआत में ही। तो ध्यान रहे कि एक तो मैकेनिक्स है 11th का, थर्मो है, ठीक है, थर्मो के बाद केटीजी है, उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर देखो मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म अब आप कहोगे सब तो कवर ही कर दे रहे हैं, और एसी। अच्छा, कुछ चैप्टर हम छोड़ जो रहे हैं, इसका मतलब नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत इजी है। वो आप लास्ट में बस 1 बार 2 बार सेशन आज देख लोगे, खाली लेक्चर ना, काम बन जाएगा आपको। खाली पीडीएफ लेक्चर का देख लोगे, काम बन जाएगा। लेकिन किसमें टाइम लगेगा वो देखना है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट देखना पड़ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक देखना पड़ेगा आपको एक बार बढ़िया ढंग से। फिर इधर सेकंड पार्ट में आप जाओगे तो ऑप्टिक्स वाला पार्ट एंड एटम न्यूक्लियस पार्ट। सेमीकंडक्टर नहीं देखना, वो 1 दिन का काम है, 1 घंटे 2 घंटे अगर दे दोगे तो सही हो जाएगा। सेम ऐसे मैथ्स में आना, तो मैथ्स में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है जो देखना है, आप वेक्टर बढ़िया से देख लो, आप 3D ज्योमेट्री बढ़िया से देख लो, आप प्रोबेबिलिटी बढ़िया से देख लो, आप डिटर्मिनेंट बढ़िया से देख लो, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या देखना है डिटर्मिनेंट्स के बाद में, तो आफ्टर द डिटर्मिनेंट्स यू शुड बी लुकिंग फॉर कैलकुलस। कैलकुलस आप देख लीजिए, और क्या छूट रहा है जो इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी हो गई, डिटर्मिनेंट्स हो गया, वेक्टर 3D हो गया, स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइंस देख लीजिए, ठीक है। ये इतने चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस मतलब सारा उसमें आ जाएगा, करीब 4 बार क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाते हैं हर बार ही, तो उसको ध्यान से देखना है। और ध्यान रहे अगर आप कोर्सेज में हैं तो आपको टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको लगेगा वही है। आप प्रीवियस ईयर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ना कि आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा होगा जो आपको लगे कि पढ़ाई नहीं गया है। एग्जैक्टली 50% के आसपास क्वेश्चन आपको दिखेंगे एज इट इज, और बाकी क्वेश्चन में ऐसे खाली वैल्यू चेंज हुआ दिखेगा। आप भाई कहाँ से आएगा, और जब आपने एनसीईआरटी पूरी कर ली, एग्जाम्पलर कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया, सब कर लिया, तो बचेगा क्या। फॉलो जॉब लाइक रूटीन। आप मान लीजिए दिमाग में कि आप जॉब में हैं, उस टाइप की एक दिनचर्या आपने बना लीजिए, उसी टाइप के हाव भाव में जिए, तो जीजिए, थोड़ा सा समय जो मैनेज करने का है तरीका वैसे ही करिए, नेगेटिविटी से बचिए। अब बात आती है रिसोर्सेज की, कौन कौन से रिसोर्सेज लेने हैं। तो 2 तरीके हैं, एक है कोर्स और एक है सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी वाले को ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब एनसीईआरटी में दोनों चीजें, यानी ऑब्जेक्टिव्स, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव जो आती है, एग्जाम्पलर्स,
ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप कुछ वेबसाइट्स जो हमने बताए थे वो आप ट्राई कर लेंगे, जैसे सन फाउंड्री का था, नीट प्रेप का फिजिक्स के लिए था, बेसिक वे में वहीं से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, बाकी टेस्ट सीरीज लीजिएगा, बात खत्म। और जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज में आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर। ठीक है। अगर संभावना आपकी बन पाए कि आप कोर्स ले सकते हो तो मेरी राय मानिएगा, नौकरी लग जाए, कौन क्या कह रहा है उसकी बात छोड़ दीजिए, है ना, कौन क्या कह रहा है उसकी बात छोड़ दीजिए, अपने दिल से अपने पूछिए कि क्या ये वर्थ इट है। अगर आपकी आत्मा एक बार भी कह रही है कि हाँ हमको तैयारी करनी है और आपकी क्षमता अगर बन पा रही है तो आपको एक बार इन्वेस्ट अपने आप पे करना चाहिए। समय ज्यादा कीमती है, बात समझ पा रहे हैं, समय ज्यादा कीमती है। अगर एक बार मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और दुनिया में कौन आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बस आपकी वो गाड़ी देखता है, आपका बंगला देखता है, आपका मुंह देखता है, बस बतने में काम खत्म हो जाती है ना। तो आपका घर देखा कि यार क्या बात है, तो वो वाला आपको टैग चाहिए ना कि आपको 5 रुपए 10 रुपए बचा करके आप चंदी चोरी करो, उल्टे पलटे माहौल में जाओ। और एक चीज और हम आपको बता दें कि एक समय था, हालांकि गलत चीज हो जाएगी, लेकिन एक समय था कि लोग क्या करते थे, टैगिंग ज्यादा करते थे। टैगिंग का सेंस क्या था कि देयर वर टू सेगमेंट्स। पहला सेगमेंट एक होता था जो एक चीप सेगमेंट होता था, चीप सेगमेंट। ध्यान रहे कि चीप सेगमेंट का मतलब ये नहीं होता कि अमीर है गरीब है, सोच पे होता है चीप सेगमेंट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो कंज्यूमेबल वैल्यू है वो किसी गरीब परिवार की ज्यादा है देन दैट ऑफ अमीर परिवार की। जानते हैं आप इस बात को, ध्यान नहीं रखते। सबसे ज्यादा बार्गेन कौन करता है, अमीर। होटल होटल में शो ऑफ करके वेटर को टिप दे आए 500, वो बात अलग है, तो शो ऑफ वाली बात हुई। रियलिटी में सब्जी वाले से मोल भाव ज्यादा वही करेंगे। लेबर क्लास कोई मोल भाव नहीं करता, वो भी देख रहा है मैं भी तकलीफ हूँ, भी तकलीफ हूँ, पूरा दे के आता है, बात समझ पा रहे हैं, उसे बार्गेन नहीं करता। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके पास दो सेगमेंट होते हैं, एक चीप होता है और एक प्रीमियम सेगमेंट होता है। और हर आदमी, इवन जिसके पास कम बजट होता है, वो ज्यादा इस पे रिलाई करता है। वो हमेशा सोचता है कुछ भी लो, टिकाऊ लो, जो चलने वाला हो, कुछ दिन चले, है ना। पापा लोग एक बार कपड़ा सिलाते थे, 2 बेदान बड़ी करवाते थे ताकि 3 साल तो पारे हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, रीजन क्या थी, क्वालिटी मेंटेन करना। अब मान लो कपड़ा एकदम चीप घटिया ले लिए और फट 6 ही महीने में गया, तो चाहे इतना बड़ा चाहे पैंट तक सिलवा दो, पांव तक कपड़ा सड़ रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो आपके लिए प्रीमियमनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव हो वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। और अपना वर्थ थोड़ा समझिए, पहचानिए, और क्लास चुनिए। आप ऐसे ग्रुप में, समाज से बचिए जहां पे आपको अपनी सोसाइटी अपनी खुद क्रिएट करनी होती है ना, कि अपना क्लास क्या, अपना लेवल क्या है। जैसे अगर आपकी सोच एक अच्छी है तो आप उस सोच को अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एलीट क्लास हमेशा देखोगे कुछ ना कुछ ऐसा लेके आएगा, इवन वकायब ऐसी लेके आएगा जैसे डोप, तो वो ऐसी वर्डिंग लेके आएगा जो कि हमेशा उसको सेग्रीगेट कर पाए बाकी लोगों से, ताकि वो अपना एक क्लास मेंटेन कर पाए। तो सेम ऐसे आपको भी करना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आप उस ग्रुप में नहीं, आप अलग ग्रुप में रहें। और उस ग्रुप में अगर आप ज्वाइंट भी हैं, आपको जैसे कोई लोग दिखते भी हैं, तो कोशिश करें अवॉइड करने का, उनसे प्रभावित होने की कोशिश नहीं। ठीक है। तो जिंदगी को ख्वाहिश बनाइए, लोगों की नुमाइश नहीं है। ठीक है, कि आप शो ऑफ करते पड़ रहे हैं, रोज सूट बूट पहन के निकल रहे हैं, जेब में 10 पैसे नहीं है, ना क्षमता है किसी को 10 रुपए दे पाए, तो उससे बचिए। ख्वाहिश बने आपकी जिंदगी लोगों के लिए, नुमाइश ना करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को। तो देखो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलेक्शंस अपने थे, बहुत सारे थे, खैर ये सब अपने बहुत सारे गिफ्ट आए थे। रिव्यूज कमेंट्स तो आप लोग डेली देखते ही होंगे, भर भर के आते हैं अपने पास। सिलेबस एलिजिबिलिटी हमने शुरुआत में आपको बता दी। हाँ, बैचेस का मैं बता दूं आपको, एक सुपर 50 बैच, इंग्लिश मीडियम का सुपर 50 बैच है, और स्कोरर बैच है। अब इसमें बहुत सारा डाउट आता है कि सर इन दोनों में अंतर क्या है। तो बस इतना समझ लो कि जो बेसिक है कि इसमें केवल टेक्निकल पोर्शन रहता है, केवल टेक्निकल पोर्शन ही रहता है इसमें। ठीक है, टेक्निकल पोर्शन ओनली। और दूसरा चीज ध्यान देना है कि 6 मंथ की वैलिडिटी। ठीक है, बाकी अंतर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे। और सुपर 50 बैच में फुल फ्लेज बैच है। फुल फ्लेज बैच मतलब कि नॉन टेक प्लस टेक्निकल दोनों है। और दूसरा 12 मंथ की आपको वैलिडिटी मिलती है। ठीक है, तो वो फुल फ्लेज है, उसमें असाइनमेंट इवैल्यूएशन भी है, उसमें थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड टेकिंग भी है, उसमें प्रोग्रेस चार्ट भी बन जाता है। उसमें हम लोग थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, जो बच्चे अलग लेवल का परफॉर्म कर रहे होते हैं, अलग लेवल परफॉर्म मतलब उनका दिख रहा है कि हाँ बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, डेली रिगरस हैं, रूटीन बढ़िया फॉलो कर रहे हैं, डेली वो आपको खोल रहे हैं, कूद कूद के नहीं कि आज आए फिर एक हफ्ते बाद आए और फिर शो ऑफ करने लगे, सर ये बताइए ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। उनको दिख ही नहीं रहा है, वो जानते ही नहीं है, आप कभी खोले ही नहीं तो बताएंगे क्या। ठीक है, तो वो आते हैं बवाल करने। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचना है। और ऐसे लोगों के लिए सुपर 50 बैच है ही नहीं, वो निकाल करके स्कोरर में कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप जब भी अगर सुपर 50 लें तो कोशिश करें कि आप रेगुलर रहें उसमें। ठीक है, अदरवाइज टाइम पास करने के लिए नहीं, टाइम पास करना है स्कोरर ठीक है। ठीक है, हर टाइम पास के लिए नहीं है, वो भी है सिलेक्शन के लिए, लेकिन हाँ टेक्निकल केवल सेगमेंट देता है।
इंडिविजुअल बैचेस मैथ्स और फिजिक्स है, लेकिन मेरा मानना है कि लमसम उतना ही कॉस्टिंग आ जाती है, तो कोशिश करें कि स्कोरर ले लें। अगर मैथ फिजिक्स लेने में से कोई एक लेना चाह रहा है तो उससे बदले अच्छा है कि स्कोरर ले लें। और दूसरी बात, आपको सस्ता भी पड़ जाएगा, इसी कॉस्ट में लगभग पड़ जाएगा। ACHIEVE आज फिर से एक्टिवेट हुई है और ये हमने बढ़वाया है। हमको लगता है कि कल 11-12 बजे तक एक्टिव रहनी चाहिए, ठीक है। पर कोशिश करिएगा जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो तुरंत ही अगर हो जाए तो काम बन जाए कि अचीव 999। और हाँ, कभी कभी रहते हैं कूपन, जैसे उस टाइम पे थे, काफी ऑफ भी था जन्माष्टमी के टाइम पे, तो उसमें बहुत सारे बच्चे मिस कर गए, तो अपने हाथ में नहीं रहता कि हम उतना कर पाए। हाँ, लेकिन इस समय मैक्सिमम कूपन जो है वो 1000 रुपए का है। कोशिश कर लीजिए, ले लीजिए, समय से कर लीजिए। बाद में हम वेलकम उतने तरीके से करते नहीं। आपने फोन किया होगा, आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं कि नहीं मैंने रहने दीजिए एकदम, है ना। एहसान करने के लिए मत पढ़िएगा, पढ़ने के लिए आइएगा, पढ़िएगा, भरोसा करके आइएगा। पढ़ना है अपने ऊपर भरोसा करके आइएगा। हाँ, आप कर ले जाएंगे। बवाल करने नहीं, कमी निकालने नहीं, एडवाइस सलाह देने आइएगा। कमी निकालने का मतलब कि आपको लगे कि हाँ दिस इज द प्रॉब्लम, देन वी हैव टू म्यूचुअली सॉल्व दैट, है ना। हमेशा काम करना है उस पर मिल करके। आपका सिलेक्शन ही हमारा अचीवमेंट रहता है, आपको पता है। और एक बार आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जीवन पर्यंत आपका रिश्ता हमसे बनने वाला है। हर जगह आप हमको याद करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कभी भी कि आप बाद में पछतावा हो कि यार कुछ नहीं हो पाया। थोड़ा सा इन्वायरमेंट पॉजिटिव बना के आए, मिल के काम करें। आपको कोई सलाह एडवाइस कुछ भी लग रही है आप बताएं, कोशिश किया जाएगा, मिलके बेहतर किया जाएगा उसको। और हर चीज आप देखते ही हो कि बेहतर से बेहतर। कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट होगी, नेम में सिंगल इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स यू लाइक कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लास रिकॉर्डेड मीडियम में, फिर आपके पास डिस्कशन क्लास जो लाइव मीडियम में, फिर इसके बाद इन दोनों को मिला करके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन, है ना। फिर इसके बाद में आपको क्विजेस दे रही हो, फिर आपको असाइनमेंट दे रही हो डेली उसी हर चैप्टर का, फिर आपके पास में सेक्शनल मॉक दे रही हो, फुल मॉक दे रही हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का अलग अलग दे रहा हो कोई, फिर उसके बाद रिवीजन दे रहा हो, है ना। फिर उसके बाद में सेक्शनल रिवीजन दे रहा हो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करा के रिवीजन करवा रहा हो, फिर बूस्टर सेशन आपको दे रहा हो। नो बडी वुड बी देयर। 2-3 दिन आपका सिलेबस रिवाइव करवा देंगे आपका। तो जब इतना कोई पढ़ेगा तो सिलेक्शन उसका नहीं होगा तो किसका होगा। चिल्लाने से थोड़ी होता, कोई इधर उधर कितना भी चिल्ला ले, लेकिन चिल्लाने से नहीं होगा। आप एकदम मौन धारण कर लीजिए कि बोलना तभी जब बोलने लायक कुछ हो। जैसे होता है ना गुटखा खाने वाले लोग, मुंह में अगर 10 रुपए का कमला पसंद भरे हुए हैं, जो भी आती हो, रजनीगंधा मान लो, अगर उन्होंने भर रखा है तो ध्यान रहे कि अगर 10 रुपए से महंगी बात होगी तभी वो बोलेंगे। 10 रुपए से सस्ते बात पे मुंह नहीं खोलते क्योंकि गिर जाएगा वो। तो कोशिश करिए वैसे ही बनिए, गुटखा खाए बिना, लेकिन कि आप जो बोलें अगर वो वर्थ इट है तो बोलिए, अदरवाइज क्या जरूरत है बोलने की। आप कौन आपको सुनने के लिए मरा जा रहा है। हाँ, ऐसा कुछ करना है कि सुनने के लिए लोग मरे तरस से, तो वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी वैल्यू बनाइए, है ना, धीरे धीरे करके बनाइए। कोई जरूरी नहीं कि आप हताशे और निराशे हरदम रहेंगे जीवन में तभी काम चलेगा। आप पॉजिटिविटी एक लाइफ स्टाइल है, जीने का जो तरीका है, जो हौसला है ना, वो एक लाइफ स्टाइल होती है। कुछ बूढ़े भी होते हैं लेकिन हमेशा जोश में रहते हैं, है ना। और कुछ बच्चे होते हैं हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं। तो उम्र पर मत जाइएगा कि अभी यही लाइफ है, इसको जीजिए, इसको पॉजिटिविटी के साथ जीजिए, किसी की कमी मत निकालिए। ऑलवेज बी द बेस्ट, है ना। और हर किसी को अप्रिशिएट करिए, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, दूसरों को भी सेहत का ध्यान रखिए। जिंदगी में कुछ है वे नहीं, आपकी सेहत ही आपकी सब कुछ है, आपकी फैमिली ही आपकी सब कुछ है, आपका लाइफस्टाइल है आपका सब कुछ है ना। अगर सोच गड़बड़ हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जीवन में कुछ बचे बचेगा नहीं। तो पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सोते रहिए। एंड इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो हम आए थे बनाने बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत सारी बातें आप लोग किए रहते हो, दिन भर वही दिमाग में घूम रहा होता है ना। तो वो सारी बातें हमारी यहीं पे निकल आती हैं जब भी हम सेशन कोई ले रहे होते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और कोशिश करें, इफ यू हैव एंजॉयड दिस बैच, अगर आप पुराने बच्चे हैं तो जरूर रेफर करें। आप लोग करते भी हैं सारे, तो लगभग वही है रेफरल से ही। लेकिन अगर आप नए नए भी ज्वाइन किए हैं तो भी कोशिश करिए कि 1-2 को और जोड़ने की कोशिश करिए। दैट्स द वे वी कुड हेल्प ईच अदर बेटर। क्योंकि रीजन ये है कि बहुत ज्यादा प्रमोशन कभी करा नहीं गया और समय मिल नहीं पाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को के चक्कर में स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग उस लेवल पे काम कर पाएंगे, अच्छे लेवल पे, तो दैट मीन्स कि हम लोग और बेटर करने की कोशिश करेंगे, है ना। 100% तक रिकॉर्ड लेके आना है एक बार। सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए, जो आए, वो सेलेक्ट होकर के गए। और उतना ही लिमिट रखना है कि क्या आप इतने बच्चे हैं, यही इतने सेलेक्ट होने हैं, बात खत्म। बहुत ज्यादा तमाशा करना नहीं, भीड़ बना करके, ठीक है, बाजार नहीं बनानी। एनीवे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तरक्की करिए, सिलेक्शन लीजिए, जॉब करिए। हाँ, एक छोटी छोटी चीज छूट गई लास्ट में। जैसे आपने पूछा था, आप लोगों ने में से कई लोगों ने, कि सर थोड़ा डेट्स को लेकर के क्लियर मैसेज दे दीजिए। तो डेट्स को लेकर के देखो क्या है कि हमने आपसे पहले बताया था कि मिड अक्टूबर के बाद ही आएगी। तो अभी की जो कयास लगाया जा रहा है वो भी बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आ रहा है, ठीक है। तो 15 दिन की डिले हुई है और हर चीज में डिले हुई है, इवन पिछले ज्वाइनिंग में डिले हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका वैकेंसी आएगा तो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, या हम मान लेते हैं थोड़ा सेफ साइड में नवंबर फर्स्ट वीक। और ये भी ध्यान रहे कि वैकेंसीज हर बार का रिकॉर्ड रहा है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, एक बार तो 2-2.5 महीने लगभग डिले हुई थी। तो उसको लेकर परेशान नहीं होना। समय अगर एक्स्ट्रा गया
और आपकी अगर एज लिमिट है ऑफ कोर्स, तो अगर समय एक्स्ट्रा गया तो इसका मतलब आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप एक बार एक्स्ट्रा रिवीजन कर लेंगे उसी बैच में, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस ये है कि वैकेंसी आने वाली है तो आपको पता ही है, उसमें हमको क्या बताना। खैर, तो दूसरी चीज ये है कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक के आसपास आपकी अगर मान लो वैकेंसी दिखती है, तो वैकेंसी जिस दिन आती है नोटिफिकेशन, 3-4 दिन बाद फॉर्म भरना शुरू होता है। कुल मिला के 2.5 से पौने 3 महीना मिलता है, मतलब 2.5 महीना मान लीजिए, जिसमें 15 दिन आपके वेस्ट जाएंगे फालतू के बवालों में, 2 महीने मान लीजिए। लेकिन अगर टाइमलाइन देखेंगे तो ये मान के चलेगा कि अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के एंड के आसपास में आपका एग्जाम होना चाहिए। तो उस लिहाजे से अगर देखें तो लगभग अपने पास में लगभग 5 महीने हैं, और 5 महीने मतलब मोर देन सफिशिएंट है, 4.5 महीने लगभग हैं, ठीक है। इस तरीके से आप करके काम चल सकते हैं। तो हम लोग ये मान के चलेंगे अभी कि नवंबर के आसपास में अपना नोटिफिकेशन, नवंबर फर्स्ट वीक में, और मान के चलेंगे कि जनवरी के आसपास हमारी एग्जामिनेशन होंगे। दैट्स इट। ये अपने दिमाग में बैठा के अब चलें, उसी हिसाब से रूटीन बनाएं, बाकी अगर डिले होगा तो दैट वुड बी बेटर, ठीक है। और हाँ, जो ज्वाइनिंग वाली बात थी, ज्वाइनिंग वाले में आपने देखा होगा कि रेट वेट पड़ा था, आप सभी को पता होगा, मोस्टली 18 तारीख के आसपास लास्ट मंथ में, 22 के आसपास उम्मीद थी कि ज्वाइनिंग आएगी, लेकिन जब रेट पड़ गया 18-19 के आसपास में, तो फिर जाहिर सी बात है कि होल्ड होना ही था। 4 सितंबर को जजमेंट एक आता है, जजमेंट के हिसाब से था कि हाँ भाई बात सही है, क्वेश्चन गलत था, और बच्चा सही करके अगर आया है, उसको नंबर नहीं मिले, उसको इंक्लूड किया जाए। और फिर होता ना कि जब भी कोई जजमेंट आता तो 1-1.5 हफ्ते का वेटिंग पीरियड होता कि बाकी और कोई लोग आ जाएं, रेट वेट दार रहे हो, तो फिर उनका भी हो जाएगा उसी बहाने। तो उस तरीके से था, और फिर उम्मीद है भी कि 2 से 3 हफ्तों में आप लोग की ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग में भी हो जाए, ठीक है। सो परेशान एकदम नहीं होइएगा, जितने लोग क्वालिफाइड हैं वो भी, और जो लोग अगली बार आने वाले हैं वो भी, बढ़िया हेल्थ के साथ, बढ़िया मुस्कुराहट के साथ, बढ़िया समाज के साथ। बस ड्रामेबाज लोगों से और थोड़ा सा बेवजह वाले लोगों से थोड़ा बच करके, अपने समय की कीमत पहचान करके, अपने आप की कीमत अपनी नजर में थोड़ा सा बना करके अपने आप पे फोकस कर लीजिए। नुमाइश करने से बचिए, जिंदगी ख्वाहिश बना दीजिए, ठीक है। लोग तरसें जानने के लिए आपके बारे में, आपके राज आपको पता हो। जिस दिन आप सारी बात उगलना बंद कर दोगे ना, उस दिन आपकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता, गंवार हो, एकदम उजड्ड हो, जाहिल हो, तो उस दिन मौन रह के सुन लो, मौन रहना सीख लो, चुप रहना सीख लो, बोलना बंद कर दो। बता रहा हूं, इतने लोग आएंगे पैर छूने, कहने नहीं। तो वैल्यू किस चीज की है? क्योंकि आपको कोई जान नहीं पा रहा। तो बेवजह का कभी भी नुमाइश करने से बचिए। वैसे भी कोई सुने उने का है नहीं आपकी बात, बेइज्जती होनी है हर जगह, सामने नहीं कर पाएगा, पीठ पीछे करेगा, तो उससे अच्छा बोलना बंद करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं? और जब सिलेक्शन लेके आइएगा तो हमारे साथ आइएगा, यहीं पे इंटरव्यू में बोलिएगा, बड़ी बड़ी बातें बोलिएगा, हम भी साथ देंगे आपका। ओके ओके, बाय बाय।